Hello students, good morning. Welcome again. We are again with you with a new topic, that is Newton's third law of motion and its application. So students, this is class 11th physics, that is chapter 5. So Newton's laws of motion. So welcome here. So our today's topic is Newton's third law of motion. In 9th class you already discussed about that topic, but here we are again discuss that topic and its application also we have to do, and plus another topic that we have done today is practical application of law of conservation of metal. So student, now let's start. So here you can see this is Newton's third law of motion. So what is Newton's third law of motion? According to Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. Clear? For every action there is equal and opposite reaction. अब देखिए, आप जब हमें बोला जाता है सिंपली कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सुनिए स्टूडेंट्स, हमारे मन में जनरली आता व्हाट इज एक्शन और व्हाट इज रिएक्शन. ये एक्शन रिएक्शन आखिर है क्या? सबसे पहले तो आपको इनकी मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए ना बेटा, कि एक्शन का मतलब क्या है और रिएक्शन का मतलब क्या है. क्लियर? सो चलिए हम आपको बता देते हैं. एक्शन मीन्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी. देखिए ध्यान से सुनिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अदर बॉडी. एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसे कहते हैं उसका एक्शन. क्लियर? अब देखिए रिएक्शन मीन्स है फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी. देखिए हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, उस सेकंड बॉडी ने उस पे कितना फोर्स लगाया, वो होता है उसका रिएक्शन. तो आपको यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लगता है. For example, I tell you, simple, this is a one body, clear, and this is another body. Okay? हमारे पास दो बॉडीज है. अब देखिए इस बॉडी ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, देखिए ऐसे. ओके? तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया तो ये इसके लिए क्या हो गया? एक्शन. इसके बदले में इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया? रिएक्शन. समझ रहे हो? इस बॉडी ने इस पे फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कैसे भी लगाया हो चाहे, ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगा रही है तो एक्शन हो रहा है, और ये इस पे लगा रहा है तो रिएक्शन हो रहा है. किसी भी दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी जो अप्लाई करेगी, पहले हो सकता है ये पेन अप्लाई कर दे, या हो सकता है कि ये पहले कैप अप्लाई करे. तो ये कोई मतलब नहीं है कि हमेशा, मतलब जो भी बॉडी पहले फोर्स अप्लाई करेगी उसको बोलेंगे हम एक्शन. क्लियर? और जो बॉडी बाद में फोर्स अप्लाई करेगी, जो सेकेंड बॉडी होगी, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन. समझ गए आप? ओके. हाँ जी, और एक बात का और ध्यान रखना है, जितना एक्शन अप्लाई होगा उतना ही रिएक्शन अप्लाई होगा. मतलब इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये इस पे लगा रहा है, ये इक्वल, तो और डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा. क्लियर? सो जितना एक्शन होगा उतना ही हमारा क्या होगा? रिएक्शन. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है. मान लो ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, ठीक है. सो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी. ओके. तो देखिए एफ ए बी मीन्स फोर्स एक्सर्टेड. एक्सर्ट का मतलब बल लगाना किसी पे भी. फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी. देखिए एफ ए बी का मतलब क्या है? ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है. समझ रहे हो आप मेरी बात? बी बॉडी ने किस पे फोर्स अप्लाई करा? ए बॉडी पे. लिखने का तरीका ए बी है, बट फोर्स ऐसे अप्लाई होगा. जैसे मैंने लिखा बी ए, इट मीन्स ए बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है. समझ रहे हो आप मेरी बात? देखिए मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिखा F1 2. इस बात का मतलब है कि सेकंड बॉडी फर्स्ट वाले पे फोर्स अप्लाई कर रही है. ओके? समझ रहे हो आप मेरी बात? FAB means force exerted on body A by body B. Now
FBA मीन्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। समझ गए यार? तो आप देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या होता है? जो फोर्स एक्सर्ट करता है एक बॉडी दूसरी बॉडी पे, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। ये हमने एग्जांपल लिए थे। अब देखिए न्यूटन ने हमें टोटल 3 लॉज दिए हैं। कितने लॉ दिए हैं? 3। फर्स्ट लॉ हमें देती है डिफाइन, मतलब फर्स्ट लॉ क्या करती है, आपसे कई बार इंटरनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी पूछा जाता है। इवन आप नीट वगैरह के एग्जाम भी देते हैं तो उसमें ये काफी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ हमें क्या बताती है? इट डिफाइन फोर्स। ये सिंपली फोर्स को क्या करती है? डिफाइन करती है। ओके। सेकेंड लॉ क्या करती है? ये फोर्स को मेजर करती है। क्या करती है? ये फोर्स को मेजर करती है। वेरी गुड। ओके। सेकेंड लॉ क्या करेगी? इट मेजर फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या करेगी? इट डिफाइन फोर्स। ओके। एंड थर्ड लॉ क्या बताती है? इट गिव नेचर ऑफ फोर्स। क्लियर है? विच लॉ? ओके चलिए आप बताइए, विच लॉ डिफाइन फोर्स? दैट इज फर्स्ट लॉ। विच लॉ मेजर फोर्स? दिस इज सेकेंड लॉ। एंड विच लॉ गिव द नेचर ऑफ द फोर्स? दिस इज थर्ड लॉ। क्लियर हो गए सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अब आगे करते हैं हम इससे। हाँ जी, तो देखिए बेटा अब हमें क्या पता चल चुका है? हमें ये पता चल चुका है कि जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट है। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहती है कि अगर बी बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई करे और ए बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई करे तो वो दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। यानी कि इक्वल तो लगे, जैसे ये भी 10 न्यूटन अप्लाई करेगी इस पे, सपोज करो ये भी 10 न्यूटन अप्लाई करेगी, बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होगी। लाइक इस तरीके से, समझ रहे हो आप मेरी बात? डायरेक्शन होगी अपोजिट। ये इस पे अप्लाई करेगा और ये इस पे अप्लाई करेगा। समझ रहे हो? तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए अगर बॉडी दूर दूर रखी हुई है तो होगा ही नहीं, है ना? नहीं होगा ना। तो दोनों बॉडीज क्या करेंगे? आपस में पहले कोलाइडिंग करेंगे। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि 2 बॉडीज है वो मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है। तो आपस में मूव करते 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 धीरे धीरे दे आर बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके। तो ड्यूरिंग कोलाइडिंग देयर वेलोसिटी चेंज एंड मोमेंटम ऑल्सो चेंज। जब एक दूसरे से टकराएंगी जब बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो हमने माना कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो है डेल P1 एंड डेल P2। डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है। देखिए जो बॉडी ए में चेंज हो रहा है उसको हमने डेल P1 से शो करा है, और जो बॉडी बी में चेंज हो रहा है, देखिए ये हमारा ए बॉडी है, ये हमारा बी बॉडी है। क्लियर? जो बी बॉडी में चेंज हो रहा है उसको हमने डेल P1 से रिप्रेजेंट किया है, P2 से सॉरी, और जो बॉडी ए में चेंज हो रहा है वो डेल P1 से रिप्रेजेंट किया है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। देखिए जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज लेते हैं तो उसको बोला जाता है सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे एक सिंगल पेन है तो दिस इज नॉट ए सिस्टम, बट अगर यहाँ पे 2 बॉडीज अवेलेबल हैं तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम। 2 या 2 से ज्यादा बॉडी अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल और किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए तो हम उसे बोलते हैं सिस्टम। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, कि जो टोटल चेंज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इस बात का मतलब है दैट इज इनिशियल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही कहता है कि नेट चेंज क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना? तो अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल P2। अब क्या करेंगे? दोनों बॉडी दोनों तरफ डेल T से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डेल T से डिवाइड। और टाइम की लिमिट कहाँ तक लेंगे? 0। इस लिमिट का क्या मतलब है? देखिए इस बात का मतलब ये है कि टाइम टोटली 0 नहीं हुआ है बट अप्रोक्सीमेट 0 हुआ है। मीन्स टाइम कंप्लीट 0 नहीं है बट इट इज वेरी नियर टू 0। 0 के काफी नजदीक हो गया है, मतलब 0 बनने वाला है बट 0 बना नहीं है। समझ रहे हो आप? लिमिट बिल्कुल 0 तक गई है। अब देखिए लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा? डेल P2 बाई डेल T इज इक्वल टू माइनस लिमिट और डेल PT बाई डेल T।
ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? ओके, हमने देखो सिंपली कुछ भी नहीं किया है, हमने दो बॉडीज ली है, उनको कोलाइड कराया है। कोलाइडिंग के टाइम पे क्या हुआ है, उनकी वेलोसिटी चेंज हुई एंड मोमेंटम ऑल्सो चेंज। क्लियर? डेल P1 डेल P2 ये हमने माना चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ये हमने माना चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉडी बी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करी, वो क्या कहती है, नेट चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। टोटल चेंज को जीरो बोलते हैं, तो टोटल चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। इसको इधर लेके आएंगे माइनस डेल P2, दोनों साइड डेल T से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे हम डेल T टेंड्स टू जीरो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, हाँ जी, अब देखिएगा बेटा, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि डेल P बाई P2। अब देखिए, जब किसी को भी हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बेटा, उसको हम रेट वर्ड से डिनोट करते हैं। तो dP2 मतलब डिवाइडिटी ऑफ P2, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, इस बात का मतलब क्या है जो मैंने लिखा है ये, इस बात का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी B। रेट का मतलब मैंने इस चीज को टाइम से डिवाइड कर रखा है, और इस बात का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी A। ठीक है, देखिए dP बाई dt। अब आपको पता है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू dP बाई dt, यानी कि इस चीज को मैं F लिख सकती हूँ, है ना, इस चीज को फोर्स बोल सकती हूँ ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, F फोर्स ऑन बॉडी B, है ना, फोर्स ऑन बॉडी B, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन बॉडी A, यानी कि FBA फोर्स ऑन बॉडी B एक्सर्टेड बाय बॉडी A, और इसको क्या लिखेंगे, FBA, है ना। तो सॉरी, ये FBA है तो इसको FAB लिखेंगे, फोर्स ऑन बॉडी A। क्लियर? तो यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा है, तो फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इस तरीके से देखिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की हेल्प लेके इसको प्रूव कर दिया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए तो क्या कह रहा है, देखिए फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। जो ये फोर्स होंगे हमेशा एक पेयर में काम करें, मतलब एक्शन वाला फोर्स है तो रिएक्शन वाला फोर्स भी होगा। क्लियर? मतलब ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेटा, अगर एक्शन वाला फोर्स है तो रिएक्शन वाला है, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एक्शन इज द कोज एंड रिएक्शन इज द अफेक्ट। एक्शन क्या है, कोज है, उसका रीजन है, और रिएक्शन क्या है, उसका अफेक्ट है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो आपका एक कोज है, और बदले में वो आपको कितने मारता है, वो क्या एक अफेक्ट है। ठीक है, फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि जो फोर्स लगेगा अलग अलग बॉडीज पे लगेगा, और वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, कैंसिल नहीं करते। मतलब दो बॉडीज के बीच में लग रहा, दोनों बॉडी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके ओके, अब देखिए फोर्स अकर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, मतलब बॉडी रियल में एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे। ऐसे नहीं कि जस्ट आप दूर से जैसे इनको अटैच कर, जैसे मैं पेन को इस बुक से अटैच कर रही हूँ तो आप दिखाई दे रहा है कि अटैच नहीं हुआ है इससे, तो मैंने इसको ऐसे अटैच किया तो रियल में अटैच हो रहा है। ठीक है, तो रियल में दे आर कमिंग द कॉन्टैक्ट। ओके, अप्लीकेबल ऑन बॉडीज इधर दे आर एट रेस्ट और मोशन। ये लो हर एक बॉडी पे अप्लाई होती है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो चाहे वो बॉडी मोशन में हो। उसके बाद है अप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ फोर्स। सभी फोर्सेस पे अप्लाई होता है न्यूटन थर्ड लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, चाहे कोई भी फोर्स हो, सब तरह के फोर्स पे अप्लाई होता है। तो देखिए हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, एक्शन इज कॉज, रिएक्शन इज अफेक्ट। फोर्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, इसलिए कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। फोर्स एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, ये अप्लीकेबल होगा चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी मोशन में हो। ठीक है, सभी तरह का फोर्स अप्लीकेबल है। ठीक है, सभी तरह के फोर्स पे अप्लाई होता है ये लो, जो ग्रेविटेशनल लो, इलेक्ट्रिकल लो, मैग्नेटिक लो, कोई भी हो सभी पे अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, हाँ जी, चलिए अब इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन है बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल। अगर कोई बुक है वो टेबल पे रखी है तो वो उस पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होती है। देखिए कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल है, जैसे यही है बुक है, इस पे पेन रखा हुआ है,
तो ये क्या कर रहा है, ये पेन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए बुक क्या है आराम से उस पर रखी हुई है। अब वॉकिंग हम जब चलते हैं तो ग्राउंड पे हम फोर्स अपना लगाते हैं और बदले में ग्राउंड हम पे अपना फोर्स अप्लाई करता है, तो वॉकिंग भी हम इसी वजह से कर पाते हैं। स्विमिंग में भी ऐसा ही होता है, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, है ना, क्या करते हैं, पानी को पीछे की। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो इनका आता नहीं है, बट आपको एप्लीकेशंस पूछ ली जाती है कई बार, तो आपको एटलीस्ट ये एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिर है फायरिंग फ्रॉम द गन। जब गन से हम किसी भी चीज़ को फायर करते हैं, मतलब गन से गोली निकलती है, पीछे की तरफ ही हमें एक झटका लगता है, तो देयर इज एक्शन, गोली निकल गई, दिस इज एक्शन। पीछे जो बंदूक में जो झटका लगा हमें गन से, वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, जो अपने जेट प्लेन्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, मूव करते हैं, ठीक है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे, वो भी डिपेंड करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि देखिए जो रॉकेट होता है आगे की तरफ मूव करता है, जो पीछे की तरफ वो गैस निकलती रहती है ना तो ये हमारा हो गया न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस। उसके बाद है रिबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल। जो रबर बॉल है वो हमारी क्या होती है, रिबाउंड हो जाती है दोबारा से, है ना। फिर रबर बॉल है, आप उसको ऐसे करोगे, पंच अप करोगे तो ऐसे दोबारा से मतलब क्या हो जाएगा, अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। कोई चीज़ है किसी पे जाके टकराएगी, टकरा के वापस आ जाती है ना। जैसे दीवार पे आप किसी बॉल को फेंकते हो, रबड़ की बॉल को, जैसे आपने यहीं पे किसी बॉल को फेंका तो टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। फिर है डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंड या आइस। आइस पे और सैंड पे चलना काफ़ी टफ होता है, बिकॉज जो सैंड है हमारा, वो रेत है, वो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देता है बेटा कि हम उस पर मूव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर। और आइस क्या होता है, इतना लेस फ्रिक्शन होता है कि इस पे मूव करना वैसे मुश्किल हो जाता है। तो जब दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मूव करेगा लगेगा, तभी तो आप उस बॉडी पे मूव कर पाओगे ना, इसीलिए सैंड और आइस पे चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइविंग ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज डिफिकल्ट। कि किसी भी जैसे नेल होता है, कोई कील, जब आप किसी कील को ऐसे वुडन ब्लॉक में ऐसे ठोकते हो, लगाते हो, ठीक है, विदाउट होल्डिंग, उसको पकड़े बिना, अगर आप उसको नेल को पकड़ोगे नहीं ना इस तरीके से, जैसे मैं इसको नेल को पकड़ के फिर ऊपर से इसके ऊपर हथौड़ा लगाऊं, तो बिना पकड़े अगर आप उसको लगाओगे ना तो फोर्स क्या लगेगा, इधर उधर लगेगा, इक्वली नहीं लग पाएगा, इसलिए वो उससे प्रॉपर लग नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई कील वगैरह दीवार में ठोकते हैं ना, तो हम हमेशा उसको पकड़ के फिर करते हैं, ठीक है बेटा, ओके। आपको समझ आ गया अच्छे से सारा, ये इसके एप्लीकेशंस थे, मैं दोबारा से आपको शो कर देती हूँ। सो ये इसके एप्लीकेशंस। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग application of conservation of momentum. Okay, so this is your first application beta, that is recoiling of a gun. Okay, so what do you mean by recoiling of a gun? So if I am saying, suppose this is a gun, okay, this is a gun, हाँ जी। सो देखिए क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, एक बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, ओके। सो देखिए जब बुलेट निकलती है तो सपोज करो वो v1 वेलोसिटी के साथ निकल रही है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वो तो जहाँ से हम दबाते हैं उसको, तो पीछे की तरफ एक जर्क लगता है, ठीक है, ये क्या है, हमारी गन। तो पीछे की तरफ हम सपोज कर रहे हैं कि v2 वेलोसिटी के साथ झटका लगता है। देखिए क्या होता है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, okay, the gun recoil means moves in a direction opposite to the direction of the motion of the blade। देखो recoil का बेसिकली मतलब ये है कि जब गोली इधर जाती है, ठीक है, तो जो गन है ना, देखिए जब बुलेट इधर जाएगी तो जो गन है ना वो पीछे की तरफ रिकॉइल होगी, यानी कि वो पीछे की तरफ मूव करेगी। जब गोली इधर जाएगी तो गन पीछे की तरफ जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्लियर? अब आपको समझ आया कि जब आगे की तरफ बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, तो पीछे की तरफ गन मूव करती है, उसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। दैट इज यू कैन से द मूवमेंट ऑफ व्हेन द गन रिकॉइल, दैट इज move in the direction opposite to the direction of the motion of the blade. Okay, the recoil velocity of gun can be calculated। हम जो recoil velocity है गन की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं from the conservation of linear momentum। तो हम मानते हैं, चलिए इसको साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ये कंसेप्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने माना सपोज M1, ठीक है, M1 मैंने माना मास ऑफ बुलेट,
आप इसको mb से भी लिख सकते हो, मास ऑफ बुलेट। क्लियर? mg मैंने माना मास ऑफ गन। ओके, ठीक है। अब ऐसे ही हम वेलोसिटी मान लेते हैं, जैसे मैंने इसको v1 माना, हम इसको vb बोल देते हैं, क्लियरेंस अच्छा हो जाएगा। इसको हम vg बोल देते हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ओके, अब देखिए बिफोर फायरिंग, जब फायरिंग नहीं हुआ है, ओके, बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग जब फायरिंग नहीं हुई है, गन एंड बुलेट बोथ आर रेस्ट। गन भी और बुलेट भी दोनों किस में है? रेस्ट में है। दोनों किस में है? रेस्ट में है। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो टोटल जो मोमेंटम रहेगा बिफोर फायरिंग वो कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 0। ठीक है, तो दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम क्या रहेगा? 0। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है mb vb प्लस mg vg क्या हो जाएगा? टोटल 0। क्लियर? यहां से हम क्या कह सकते हैं? mb vb इज इक्वल माइनस mg vg। ठीक है, और यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर हम यहां से vg निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस mb vb अपॉन mg। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। और नेगेटिव साइन दिखाया रहा है यहाँ पे। नेगेटिव साइन का मतलब ये है बेटा, दैट इज द वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ गन इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो ये नेगेटिव साइन आपको क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन सिंपली ये शो कर रहा है कि दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल है, यानी कि vg जो है आपका मच स्मॉलर देन vb। जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो काफी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू बुलेट वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से आप एक बात नोटिस करिएगा, जो vg है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है mg, है ना। यानी कि यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि गन का मास जितना हैवी होगा, यानी कि गन जितनी हैवी होगी रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए इसका नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? व्हाइल फायरिंग द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। कि जब हम फायरिंग करते हैं तो गन को हमें क्या करना है? टाइटली होल्ड अप करना है। आपको सिंपली क्या करना है? पेपर में जब आएंगे तो आपको सिंपली इनके एप्लीकेशंस लिखने, इनके नेम लिखने की कहाँ यूज होता है। कई बार क्या होता है इनकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो ये किससे, मतलब हम किसी को जब गोली मारते हैं तो हम अपने उसको टाइटली हेल्ड अप करते, टाइटली पकड़ते हैं। क्यों? दिस वुड शेव हर्टिंग द शोल्डर व्हेन द गन इज हेल्ड टाइट। अगर आप गन को टाइटली पकड़ोगे तो इससे क्या होगा? आपके शोल्डर्स मतलब सेफ रहेंगे और जो शूटर है उसकी बॉडी, ठीक है, और जो गन है वो भी एक बॉडी की तरह बिहेव करता है। तो टोटल मूवमेंट मास क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो रिकॉइल वेलोसिटी को हमें क्या करना होता है? कम करना होता है। इसलिए हम अपने क्या करते हैं? इनको शोल्डर्स को टाइटली होल्ड अप करके रखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। सो कोई भी बॉम्ब है जो वर्टिकली, मतलब आपको पता है वर्टिकली, जैसे को मान लो कोई प्लेन है, यहाँ से आप ऐसे बम को नीचे गिराओगे तो इससे क्या होगा? इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0। तो जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा ना आपका, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। क्लियर? और बॉम्ब एक्सप्लोड, इट्स पीसेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो उसके पीसेज क्या होंगे? डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे, और जो वेक्टर सम होगा टोटल वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ ए बोट। जब कोई आदमी है बोट से बाहर जंप करता है तो देखिए द बोट इज पुश स्लाइटली। जैसे कि मान लो ये बोट है और यहाँ से कोई मैन इधर जंप कर रहा है, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है बेटा? सो उस टाइम पे क्या होगा? व्हेन द बोट इज पुश स्लाइट, तो बोट पीछे की तरफ धकेली जाएगी और आदमी आगे की तरफ जंप करेगा, है ना। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। दैट इज टोटल सम क्या हो जाएगा? दोनों का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पर्सन लिफ्ट ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस। मतलब अगर आप किसी बंदे को
फ्रिक्शनलेस सरफेस छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो जो क्या हो जाएगा इससे, द ब्लोइंग एयर आउट ऑफ हिज माउथ, थ्रोइंग सम ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन द वांट्स टू बी मूव। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दोगे तो ही गेट अवे फ्रॉम इट्स ब्लोइंग एयर आउट ऑफ इट्स माउथ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, सो इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी बेटा, होप आपको सारी अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।